बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बका न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरेश शहवार। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में रियल स्टेट एजेंसी या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री दिन ब दिन पस्ती की जानिब माइल हो रही है। इस पर बात करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ थावर एंड को के CEO ताहिर इकबाल साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ताहिर साहब, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जब डिफ्लेरिया की बुनियाद रखी जा रही थी तो आप ओहदेदारान में से एक थे, तो उस वक्त की डिफ्लेरिया में अब की डिफ्लेरिया में क्या फ़र्क है? देखिए, उस वक्त की डिफ्लेरिया और आज की डिफ्लेरिया में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वो उस 1996-1997 में जब डिफ्लेरिया बनाई गई थी तो वो एक वेलफेयर एसोसिएशन थी, और मैं समझता हूँ कि आज की जो डिफ्लेरिया है वो कहीं से भी वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है, और इसको जो है एक अपना ज़ाती अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो काफ़ी बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस मेंबरान अदा करते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त 23,600 रुपये, उसके अलावा सालाना फ़ीस है 3200 रुपये, तो आप समझते हैं कि ये फ़ीस ओहदेदारान के ज़ाती मफाद में जा रही है? असल में ये ली इसलिए जाती थी कि ये फ़ीस का मकसद कोई बेनिफिट नहीं था, कि एसोसिएशन का जो ऑफिसेज वगैरह होते, जो इसके एक्सपेंडिचर होते थे, उसके इस्तेमाल के लिए ली जाती थी, और वो ज़रूरी नहीं था कि हम जो दे सकता है उससे लेते थे, जो नहीं दे सकता है उससे नहीं लेते थे इसका। लेकिन आज के दौर में उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही है, मैं समझता हूँ मुख्तलिफ है। उसमें एक हमारा जो मेंबर है उसका बिल्कुल किसी भी किस्म का ना उस पैसे से हट के किसी किस्म का वेलफेयर किया जा रहा है। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक जो है डिफ्लेरिया में बहुत से केसेस जो हैं जो ताहाल ताखीर का शिकार हैं, अभी तक उन मसाइल के हल नहीं निकाले गए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उसका रीज़न ये है कि जब डिफ्लेरिया की एसोसिएशन है उसमें जैसे एक वाइस प्रेसिडेंट है और एरिया काउंसलर्स होते हैं, उनका मेन मकसद ही होता है कि जो डिफ्लेरिया के जो मेंबर्स होते हैं और उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनकी आपस की जो कमीशन का इशू होता है और बहुत से इश्यूज होते हैं, उसको जो है हाईलाइट किया जाए और उस पर काम किया जाए। लेकिन आजकल के हालात में जैसा कि हम देख रहे हैं, उस पर तवज्जो कम दी जाती है और ज़ाती तशरीह के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसलिए बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, उन पर किसी भी किस्म की जो है कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अभी के एसोसिएशन में 4 ग्रुप जो देखने में आ रहे हैं, जो इख्तिलाफात हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ग्रुप हमेशा से थे, पहले शुरू में जो थे 2 ग्रुप हुआ करते थे, बीच में ये 3 ग्रुप हुए और अब ये 4 ग्रुप हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में 4 या 5 या 6 ग्रुप और हो जाएंगे। इसमें इख्तिलाफात नहीं है, ये हमारे ग्रुप्स होते हैं इलेक्शन के वक्त में, इनको ये आपस में इनके कोऑर्डिनेशंस होती है, आपस में हर ग्रुप जो है मुख्तलिफ ग्रुप से मिलकर इलेक्शन लड़ता है। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये ग्रुप ख़त्म हो जाने चाहिए, जो कि ख़त्म नहीं होते, और एंड तक जो है उनके दरमियान आपस के जो है इख्तिलाफात सामने आते हैं, और इससे आम मेंबर को नुकसान पहुँचता है। मेरे हिसाब से डिफ्लेरिया को कम पहुँचता है, लेकिन आम मेंबर को इसका ज़्यादा नुकसान। अच्छा, डिफ्लेरिया के जो ओहदेदारान हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए या सीट तक पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे बहुत ही सीधा सा इसका जवाब है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करता है वो उसे डबल कमाना चाहता है, तो उस वजह से खर्च करता है, वरना वेलफेयर के काम करने के लिए करोड़ों रुपए, तो क्या लाखों रुपए खर्च करना भी मैं नहीं समझता कि कहीं से भी किसी के मुफाद में है। तो डेफिनेटली जब वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उससे ज़ाती फ़ायदे उठाते हैं, जिसका आजकल हर दूसरे ओहदेदार का आप देख लीजिए, सामने नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस की मेंबरशिप ली जा रही है, प्लॉट्स लिए जा रहे हैं, अपनी पर्सनल PR बनाई जा रही है, तो उसकी वो रिकवरी करते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी रिकवरी कर लेते हैं। डिफ्लेरिया के बायलॉज में वाज़ेह तौर पे एक बात लिखी गई है कि कोई भी ओहदेदारान किसी भी तरह की मेंबरशिप के लिए या डीलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक डिफ्लेरिया के 8 ओहदेदारान ने मुल्तान में डीलरशिप ली है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हमारे जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कोई मेंबर भी ज़ाती फ़ायदा किसी भी
डिपार्टमेंट से नहीं लेगा। लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि सिर्फ खाली मेंबरशिप नहीं, मेंबरशिप के अलावा बहुत हमारी नॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं कि प्लॉट्स भी लिए गए हैं और जो कि बिल्कुल भी हमारे आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के सरासर खिलाफ है। ओहदेदारान जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के खिलाफ जाके काम करते हैं, तो क्या डिक्लेरिया के अंदर कोई ऐसी कमेटी है जो इन बातों को हल कर सके, इन मसाइल के हल निकाल सके? असल में होना तो चाहिए कि डिक्लेरिया की जो अपनी मैनेजिंग कमेटी है वो खुद प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और बाकी ओहदेदारान का ये काम ही है कि उस पर नज़र रखे, एक दूसरे का जिसको कहते हैं कि अपना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ये तजवीज़ हमारी तरफ से बहुत दफ़ा दी गई है कि कम से कम एक सुप्रीम काउंसिल टाइप की चीज़ बनाई जाए जो कि तमाम जितने बड़े पुराने सीनियर्स लोग हैं या मार्केट के जो लोग हैं जो एसोसिएशन इलेक्शंस वगैरह में नहीं आते, उनकी एक सुप्रीम बॉडी बनाई जाए कि कभी कभार अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं और आपस के जो डिस्प्यूट होते हैं और इस किस्म की जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं उसका अजाले के लिए वो कमेटी के पास जाए, लेकिन आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं। जिस तरह आपने कहा उस पर अमल दरामद अब तक नहीं हुआ, तो क्या इस बात को कोई पूछने वाला है? पूछने वाले तो हमारे जो डिक्लेरिया के मेंबर्स हैं वो हैं। मैं चाहूँगा कि उनका ये काम है और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जो मैनेजिंग कमेटी जिसको इलेक्ट करते हैं उनका एहतसाब भी करें और उस पर जो है वो नज़र रखें। अगर इस किस्म का कोई काम होता है तो वो ख़ुद जो है अपने तौर पे सामने आए और उसके ऊपर भरपूर एहतजाज। डिक्लेरिया बनाई गई थी डिफेंस और क्लिफ्टन के रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, लेकिन डिक्लेरिया के ओहदेदारान बहरिया में नजर आते। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वजह इसकी ये है कि जो एसोसिएशन बनाई गई थी इसका दायरा जो एरिया था वो हमने रखा था क्लिफ्टन, डिफेंस, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी और गिजरी, और ख़ास तौर पे इस पे हमारे आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में ये इसके जो बुनियादी वो है उसमें से एक है। लेकिन अब सिर्फ बहरिया नहीं, अभी जो मैं लास्ट एजीएम में नहीं था क्योंकि मैं शायद आपको बता दूं और अपने दोस्तों को भी, नाजरीन को भी, कि अब मेरा डिक्लेरिया से मैं रिज़ाइन कर चुका हूं। ये जो सवाल किया इस सवाल इसकी बुनियादी वजह ही यही है क्योंकि ये डिक्लेरिया जो है अपने तमाम जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उससे बहुत तजावज़ कर गया है और इन्होंने अब जो इसकी जो न्यू अमेंडमेंट की है उसमें ये कहा है कि डिफेंस से लेकर डीएचए सिटी तक, ये लफ्ज़ हैं उसमें, डीएचए सिटी तक जितने भी इलाके आते हैं वो डिक्लेरिया के मेंबर बन जाएंगे। तो इस हवाले से ये अब तो डिक्लेरिया क्लिफ्टन एंड डिफेंस की एसोसिएशन रही नहीं, इसलिए हमने जो है इससे, और मेरे साथ मेरे कई भी सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने डिक्लेरिया की मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दी। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि डिक्लेरिया की मुजव्वज़ा तरामीम, मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन इकराम को इस पर मज़ीद कोई वजाहत दीजिए। इस मौजू के ऊपर हमारी अभी तकरीबन कोई 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हम प्रोफेशनल ग्रुप ने अपनी भी 2-4 मीटिंग्स की हैं और अभी हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्रेसिव वाले हैं और टीआरजी बाकी दो ग्रुप्स हैं उनसे भी मीटिंग करें, क्योंकि इसमें बहुत सी तजावीज़ ऐसी हैं जो अमेंडमेंट में पास की गई हैं कि जो हमारे बेसिक जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उसकी खिलाफ वर्जी है, जो कि मेरे हिसाब से जो है वो हमारी एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी जो हम करवाते हैं उसके भी दायरे इख्तियार में नहीं आती। अगर वो इन अमेंडमेंट अगर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि डीएचए कहीं पे भी कोयटा, पिंडी, मुल्तान, भावलपुर में भी आप वहाँ जाके अपने ऑफिसेज वगैरह खोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ की जो एसोसिएशन है उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं। जैसा कि हर इलाके की, कराची में हर इलाके की अपनी एक एसोसिएशन है, इस तरह हर शहर में उनकी अपनी एसोसिएशन हैं। तो हम डिक्लेरिया वाले कौन होते हैं कि किसी दूसरे इलाके या दूसरे शहर में जाकर उनके मामलात और उनके एसोसिएशन के मामलात में इंटरफेरेंस करें, जो कि बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला प्रोफेशनल ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से अपनी डिक्लेरिया को एक लेटर भी लिख दिया गया है कि आप इसको जो है फुल फॉर वापस करें। और ये जो, चूँकि ये हमारी क्लिफ्टन एंड डिफेंस की एसोसिएशन है, अब आप मेरा ऑफिस क्लिफ्टन में है, अब आप इससे साबित होता है कि डिफेंस, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये डिफेंस पूरे मुल्क की जो डिफेंस की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी एसोसिएशन है। हमारा क्लिफ्टन की एसोसिएशन जो क्लिफ्टन का इलाका है, इसको तो इस
अमेंडमेंट के बाद इसको बाहर ही कर दिया गया है, तो लिहाजा इस पे हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको ये जो अमेंडमेंट की गई हैं इसको रिवर्स किया जाए और इसके लिए हम ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि ओवरसीज पाकिस्तानी अब प्रॉपर्टी फील्ड में इन्वेस्ट करते हुए घबरा रहे हैं। ये जो इशू है इस पे मेरा अपना जाती कुछ राय है और वो ये है कि जो देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी वाला इशू जो है, जो गवर्नमेंट के अभी जो टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, डीप टैक्स है या दूसरे बाकी हैं, उसकी वजह से अभी तक चूँकि हम रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि ये टैक्सेस हैं क्या। और अगर आप माजरत के साथ अगर FBR वालों से पूछे तो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि टैक्सेस हैं क्या। तो जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी गवर्नमेंट लेवल पे कि टैक्सेस है क्या और इस पर किस तरह लागू होगा, कितना परसेंटेज होगा, तो ये इस तरह थोड़ा सा ये कुछ अर्सा साल 6 महीने बाद जब तक चीज़ें वाज़े हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिर इकबाल साहब बका न्यूज़ को टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम के हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। कैमरामैन सईद मलिक के साथ दुरे शहवार को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।